सकती है। उसके बाद फिर फ्लो डायग्राम, पैकिंग हाउसेज हैं कुछ जो अपनी प्रोडक्ट की रिसीविंग, वॉशिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग, स्टोरिंग और शिपमेंट में हैसअप को अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हैसअप हम फूड इंडस्ट्री में देखते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल है वो हमारी इंडस्ट्री में आ गया, हमने उस पर हैसअप कैसे इंप्लीमेंट करना है, हम उसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हैसअप के 7 प्रिंसिपल्स हैं, लाइक हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, क्रिटिकल लिमिट्स डिफाइन की जाती हैं, मॉनिटरिंग प्रोसीजर डिफाइन किए जाते हैं, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, इन सभी को हम वन बाय वन देखते हैं। हैजर्ड एनालिसिस में बेसिकली होता है हैजर्ड को हमने देखना है कि हैजर्ड किस किस्म का है, किस टाइप का हैजर्ड है। लाइक कंडक्ट अ हैजर्ड एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कि हैजर्ड इज आइदर ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल नेचर। बायोलॉजिकल नेचर का तब होगा जब हमारी फूड प्रोडक्ट पे हम बैक्टीरियोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करेंगे। लाइक बैक्टीरिया को जज करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरासाइट्स, वायरसेस और माइक्रोस्कोपिक और अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को हम देखेंगे। लाइक मोल्ड्स हैं, उनके स्पोर्स हैं या उनकी वेजिटेटिव बॉडीज हैं, ये तमाम चीज़ों की स्टडी बायोलॉजिकल हैजर्ड्स या माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद केमिकल हैजर्ड्स में जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर, सैनिटाइजर्स हैं या अदर केमिकल्स हैं, अदर गैसेस हैं, ठीक है, जो भी रेलेवेंट केमिकल्स हैं वो सभी केमिकल हैजर्ड्स में आ जाती हैं, जो कि हमारे फूड को खराब कर सकती हैं। फूड के प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, कलरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, या रेलेवेंट केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद फिजिकल हैजर्ड्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स हैं, ग्लास, मेटल्स एंड वुड पीसेस, जो कि हमारे फूड के अंदर गिर के उनको खराब कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। दैट आर कॉल्ड एज फिजिकल हैजर्ड्स। ठीक है, हमने इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि हमारी फूड किस हैजर्ड के थ्रू खराब हुई है या हमारे फूड में सेफ्टी का इशू किस हैजर्ड की बेस पे आया है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, उसके बाद हम उसी हैजर्ड के ऊपर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, क्रिटिकल कंट्रोल को इन शॉर्ट हम सीसीपी बोलते हैं। सीसीपी को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसको एलिमिनेट, रिड्यूस और प्रिवेंट किया जाता है उस प्रोडक्ट को उस हैजर्ड की कंट्रोल पॉइंट से। ठीक है, तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम साल्ट प्रोसेसिंग की बात करें, अगर हम डेयरी इंडस्ट्री की बात करें, तो जो हमारी रॉ मटेरियल आती है, रॉ मटेरियल पे फर्दर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज किस किस स्टेज पे आ रहे हैं, प्रोडक्शन में आ रहे हैं या ड्यूरिंग रिसीविंग ऑफ द आइटम आ रहे हैं या प्रोडक्शन के दौरान कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उनको उनके अकॉर्डिंगली हम सीसीपी नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल रिसीविंग पे हमें 2 क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स नजर आए। फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट के अंदर पेस्ट का इशू था, उसके अलावा कुछ केमिकल रेजिड्यूज का इशू था। ठीक है, उनको हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन डिफाइन करेंगे उसको सीसीपी के साथ। ठीक है, अब सीसीपी को एलिमिनेट किया जाता है, उनको रिड्यूस किया जाता है या अपनी प्रोडक्ट को उससे प्रिवेंट किया जाता है। ये हर तीनों स्टेजेस में मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। ठीक है, बाज का हम किसी हद तक उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क के अंदर कोई केमिकल मिला हुआ है, उसको हम किसी हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक हद से ज्यादा अगर फॉर एग्जांपल इसमें केमिकल की अडल्ट्रेशन हुई है, तो हम क्या है उस केस में अपनी प्रोडक्ट को रिसीविंग नहीं करेंगे, बल्कि उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ चीजें उनको रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे पेस्ट गिर गए हैं उनको निकाला जा सकता है या प्रिवेंट करना। ठीक है, इसमें भी फर्दर लेवल्स हैं, लेवल्स की बात होती है। उसके बाद एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। क्रिटिकल लिमिट्स में अकॉर्डिंग टू दी सेट स्टैंडर्ड्स, जो कि उस कंपनी का प्रोसीजर है, पॉलिसी मैप है, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि क्रिटिकल लिमिट्स फॉर एग्जांपल जैसे पानी की क्वालिटी चेक करते हुए हम इसमें देखते हैं कि कितने टीडीएस होने चाहिए या कितने नहीं। अब ये स्टैंडर्ड हमें बताएगा कि अगर इतने हैं तो हम उसको उसकी क्वालिटी को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से उसको हम मिनिमम और मैक्सिमम लेवल में रख सकते हैं। मिनिमम को एक्सेप्टेबल लिमिट्स में लेके आएंगे और मैक्सिमम को रिजेक्शन लिमिट्स में लेके आएंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, तमाम चीजों पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, वो कैसे अडॉप्ट करते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू मेजरमेंट्स। ऑब्जर्वेशंस कैसे? आप जितनी भी सेंसरी वैल्यूएशंस हैं उसमें सारी ऑब्जर्वेशंस की बात आ जाती है। ठीक है,
उसमें क्रिटिकल लेवल का कंट्रोल बैलेंस होना चाहिए। और इसके अलावा जो मेजरमेंट्स हैं, मेजरमेंट्स हम करते हैं लेबोरेटरी एनालिसिस के थ्रू। वो लेबोरेटरी एनालिसिस हम एक्सटर्नल लैब सोर्स से भी करवा सकते हैं, या हमारे सेटअप पे जो लेबोरेटरी मौजूद है उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। सो वो मेजरमेंट्स हमें R&D ट्रायल्स या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बाद हमें पता चलेंगी कि हमारे प्रोसीजर्स क्या चल रहे हैं और हमारा स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, ठीक है, और उसमें क्या डेविएशन चल रही है, उसी बेस पे उस पे मॉनिटरिंग अप्लाई होगी। उसके बाद करेक्टिव एक्शंस हैं, जितनी भी नॉन कंफॉर्मेंसेज और नॉन कंप्लायंस चल रही है, जो भी डेविएशन चल रही है फ्रॉम स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंगली हम उस डेविएशन को एड्रेस करेंगे, ठीक है, डेविएशन को एड्रेस करेंगे और उसी को फर्दर करेक्शन में लेके आएंगे कि ये डेविएशन चल रही है और उसमें ये करेक्शन लाई गई है। जो भी डेविएशन चल रही है उसमें करेक्शन ला के हम उसको करेक्टिव एक्शन में कंसिडर करते हैं। अब करेक्टिव एक्शन शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं जिसमें इमीडिएटली उस इशू को रिजॉल्व करना है, या लॉन्ग टर्म में हम रूट काज एनालिसिस करते हैं जिसमें उस इशू को हमने हैपन होने से प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मिल्क के अंदर मक्खी गिर गई है, शॉर्ट टर्म में तो हम उसमें से निकाल के बाहर कर देंगे, ये करेक्टिव एक्शन हो सकता है। और उसका रूट काज एनालिसिस क्या है कि वो मक्खी गिरी कहाँ से, कैसे गिरी, क्यों गिरी, कब गिरी, ठीक है, किस प्रैक्टिस के थ्रू गिरी, या हमारी कौन सी बैड प्रैक्टिस थी जिसकी वजह से, या एसओपीज में क्या फॉल्ट था जिस वजह से वो इंसेक्ट उसमें गिरे। तो ये सारी चीजें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में रूट काज एनालिसिस में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन में हम वेरीफाई करते हैं ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में और रीअसेसमेंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन चल रही है, प्रोडक्शन में ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑनलाइन प्रोसेसिंग लैब होती है हर इंडस्ट्री के अंदर। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग लैब क्या है, असेसमेंट कर रही होती है कि ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेसिंग है, क्या वो अप टू दी स्टैंडर्ड चल रही है कि नहीं, उस चीज को वेरीफाई करती है। अगर वेरीफाई नहीं, फॉर एग्जांपल वो कंप्लायंस शो नहीं कर रही, तो उसको फिर वो हम फर्दर करेक्टिव एक्शन में, या करेक्टिव एक्शन में उसको हम लेके चलेंगे, उसमें करेक्शन लाएंगे, फिर से ऑनगोइंग प्रोसेस के थ्रू उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको रीसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग में ईच एंड एवरी स्टेप और प्लान और ऑपरेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड और मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, ठीक है। हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है, हार्ड फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, रिकॉर्डिंग की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, व्हाटसोएवर हमारे पास जो भी उस इशू की या उस रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है फॉर फर्दर यू मे से फॉर फर्दर, उससे जो भी हम हेल्प ले सकें या उसको फर्दर किसी प्रोजेक्ट में उसको उससे हेल्प ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिटिंग के केस में, सर्टिफिकेशन के केस में, थर्ड पार्टी असेसमेंट सर्टिफिकेशन के केस में, तमाम हम रिकॉर्ड से हम हेल्प ले सकते हैं और फर्दर हम अपने प्रोसीजर्स को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट शुड बी डन, उसमें फूड सेफ्टी मैनेजर है, वर्कर हेल्थ एंड हाइजीन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, ट्रेनिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स हैं, पेस्ट कंट्रोल मैप एंड सर्विस रिकॉर्ड्स, सैनिटेशन शेड्यूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, वाटर क्वालिटी टेस्ट है, फ्लो चार्ट है, मॉक रिकॉल है। सो ये रिकॉर्ड कीपिंग में हर स्टेज पे हम चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग रखेंगे। रिकॉर्डिंग मीन्स चाहे वो हार्ड फॉर्म में है, रिटन फॉर्म, व्हाटसोएवर, हम उनको, हमारे पास हमारा एक मतलब रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारे पास एक चीज़ों का बैकअप मौजूद हो ताकि हमें पता चले कि फलां डेट को प्रोसेस कैसा चल रहा था, उसमें क्या इश्यूज थे, ठीक है, उनको फर्दर कैसे रिसर्च किया गया, उनकी मॉनिटरिंग कैसे की गई, उनको फर्दर जो है करेक्टिव एक्शन क्या लिए गए और सिस्टम को कैसे ठीक किया गया। सो उसके अलावा हमारे पास एक फूड सेफ्टी मैनुअल होना चाहिए। फूड सेफ्टी मैनुअल में तमाम चीजें हमने रोड मैप मेंशन करना है, रोड मैप वजह करना है कि हमने बेसिकली अपने इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या परफॉर्म करना है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग जो अभी तक हम इस ट्रेनिंग में डिस्कस या डिस्क्राइब कर चुके हैं, तमाम चीजें इसमें रिटन फॉर्म में मेंशन करनी है। फूड सेफ्टी मैनुअल में एसओपीज मेंशन करने हैं, एम्प्लॉयज की जॉब डिस्क्रिप्शंस मेंशन करनी है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन रिटन फॉर्म टू गिव अस अ रोड मैप, ठीक है। इसको फूड सेफ्टी मैनुअल में